हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बेसिक से ही शुरू करेंगे। बिल्कुल कोई भी एग्ज़ाम आप दें, सारे एग्ज़ाम के लिए है ये वीडियो। सारी की सारी जो भी होंगी सारे एग्ज़ाम के लिए होंगी। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, आपको सिर्फ वीडियो देखना है, कुछ भी नहीं करना है। वीडियो देखने के बाद इसके नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो कि हैंड रिटन है, मेरे ही द्वारा लिखे गए हैं। वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल ड्राइव में खुलेगा, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ वीडियो देखना है और कुछ नहीं करना है, देख के समझना है। प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो हमने उसको सरलता से पढ़ने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। प्राचीन भारत का इतिहास, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला है प्राक इतिहास, इसी को बोलते हैं प्री हिस्ट्री। और दूसरा है हमारा आद्य इतिहास, और इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। वहीं हमारा थर्ड है ऐतिहासिक काल, इसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। देखो, इतिहास को बांटने से हमें फ़ायदा क्या है कि जब हमने प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो भी कंटेंट है प्राचीन भारत के इतिहास में, उसको समझने में हमें आसानी होती है। जैसे, उससे पहले मैं आपको पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बता दूं कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं। देखो, आपको अगर इतिहास के बारे में जानना है, प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है, या कोई भी इतिहास जो बीत चुका है उसके बारे में जानना है, तो जानने से पहले हम किस तरीके से जान सकते हैं? या तो उस इतिहास से संबंधित हमको लिखित जानकारी मिल जाए कहीं, जैसे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी वेदों से मिल जाती है, हड़प्पा सभ्यता से मिल जाती है, या तो कोई लिखित जानकारी मिल जाए, या तो फिर हमको कोई ऐसी वस्तु मिल जाए खुदाई में जिससे हमें उस समय की जानकारी होती हो। जैसे अगर हम हड़प्पा में बात करें तो एक स्नानागार मिला था, जिससे हमें उस काल के बारे में जानकारी हो जाती कि वहाँ पर एक विस्तृत स्नानागार रहा होगा, तो खुदाई के दौरान ही तो हमको मिला है। तो जो खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमें इतिहास का पता चलता है, उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। क्या बोलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। ऐसी चीज़ें जो खुदाई के दौरान हमको मिली, और उन खुदाई वाले दौरान जो हमको चीज़ें मिली उससे इतिहास के बारे में अगर जानकारी मिल रही है, तो उनको बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य कैसे? कुल्हाड़ी मिल गई, उससे इतिहास के बारे में जानकारी मिल गई, मोहरें मिल गई, मनके मिल गए, मृतभांड मिल गए, इनसे हमको ये सारे के सारे क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। लिखित साक्ष्य क्या है? जैन धर्म की किताबें हो गई, बौद्ध धर्म की किताबें हो गई, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ये सब हमारे आ जाते हैं लिखित साक्ष्य के बारे में। तो प्राक इतिहास एक ऐसा इतिहास है जहां पर हमको पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य तो हमको मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुए। लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुए। ऐसा इतिहास का ऐसा काल जिससे संबंधित हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं, यानी खुदाई के दौरान मिली चीज़ें तो हैं, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। तो इस तरीके के इतिहास को हम किसके अंदर रखते हैं? प्राक इतिहास के अंदर। इस इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल।
वही पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने के लिए आपको नोट्स दिए हैं, पीडीएफ की लिंक दी है आपको डिस्क्रिप्शन में। आद्य इतिहास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, और इसके साथ साथ हमको लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कैसे साक्ष्य? लिखित साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर क्या था कि ऐसा इतिहास जिससे जानकारी हमको सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों से हो, लिखित साक्ष्य से ना हो, तो उनको बोलते हैं प्राक इतिहास। और ऐसा इतिहास जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी हों और लिखित साक्ष्य भी हों, लेकिन इन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इन लिखित साक्ष्यों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो ऐसा इतिहास जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी हों और लिखित साक्ष्य भी हों, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है, तो वो हमारा हो जाएगा आद्य इतिहास। और ऐसा इतिहास जिसमें पुरातात्विक भी हों, लिखित भी हों और लिखित को पढ़ा भी गया हो, वो हमारा आ जाएगा ऐतिहासिक काल के बारे में। यहाँ पर ये तो होंगे ही और ये भी होंगे, और इसको क्या है, पढ़ा भी गया है। जैसे कि अगर हमने बात की प्राक इतिहास की, तो इसका उदाहरण है प्रागैतिहासिक काल। आद्य इतिहास की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा में हमको लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन अभी हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा में लिखित साक्ष्य भी हमको मिले, लेकिन अभी हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। जिस दिन हम उनको पढ़ लेंगे तो वो कहाँ आ जाएंगे? ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे। और ऐतिहासिक काल क्या होता है कि पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, लिखित साक्ष्य भी मिले, और लिखित साक्ष्यों को हमने पढ़ा भी। इसके उदाहरण की बात करें तो जैन धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। जैन धर्म कैसे हो गया? जैन धर्म में पुरातात्विक, बौद्ध धर्म हो गया। बौद्ध धर्म में पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो स्तूप मिले बौद्ध धर्म से संबंधित, वो हो गए पुरातात्विक साक्ष्य, खुदाई के दौरान मिले। लिखित साक्ष्य की बात करें, बौद्ध ग्रंथ मिले, उनको हमने पढ़ा भी। तो इसके अंदर हमारा महाजनपद काल भी आ जाएंगे, बौद्ध आ जाएंगे, जैन आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा रहेगा हड़प्पा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो प्राक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्रागैतिहासिक काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल को ही प्राक इतिहास बोलते हैं। क्योंकि प्राक इतिहास हमको पता है कि सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे इसमें। तो अगर पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिला है तो किसी ना किसी ने तो उसकी खोज की होगी, पुरातात्विक साक्ष्य की खोज किसी ना किसी ने तो की होगी। सर्वप्रथम इसकी खोज जो की थी 1863 में एक व्यक्ति थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये एक व्यक्ति थे 1863 में। इन्होंने एक औजार खोजा। क्या खोजा? एक औजार खोजा। और वो औजार इन्होंने कहाँ खोजा? तो वो औजार इन्होंने खोजा पल्लावरम। एक जगह है पल्लावरम, तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में सर्वप्रथम अगर पुरातात्विक साक्ष्य किसी ने खोजा तो वो खोजा रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। और कब खोजा? 1863 में। कहाँ खोजा? पल्लावरम, तमिलनाडु में। इसीलिए इनको माना जाता है प्रागैतिहासिक खोजों का जनक। प्रागैतिहासिक खोजों का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्रागैतिहासिक खोजों का जनक भी माना जाता है। और ये जो थे, ये पुरातत्व विभाग के सदस्य थे। देखिए, पुरातत्व विभाग वह विभाग होता है जो इतिहास से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों को खोजने का कार्य करता है, और ये इसी विभाग के क्या थे? सदस्य थे। तो इसी विभाग, अच्छा, पुरातत्व विभाग की बात करें तो पुरातत्व विभाग की स्थापना जो थी वो हुई थी 1861 में।
1861 में हुई थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व विभाग की थी स्थापना 1861 में। अब आते आते 1863 आया, तो इसी 1863 में जो ये पुरातत्व विभाग बना था, इसी के सदस्य थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो अब अलेक्जेंडर कनिंघम तो उस समय नहीं थे, तो उस समय अगर 1863 की बात करें तो वायसराय थे या गवर्नर जनरल जो भी हों, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम भी वायसराय थे, और जब ये चले जाते हैं उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं, और इन्हीं के समय में रॉबर्ट ब्रूस फूट खोज करते हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग की बात करें तो बनाया सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही था। इसके बाद इसका कार्य किसने संभाला? लॉर्ड कैनिंग ने। और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही पहली खोज हुई। तो प्रागैतिहासिक खोजों का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट और पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, ये याद रखिए, ठीक है। देखिए भारत में सबसे पहला खोजा गया उपकरण जो था वो अभी हमने आपको बताया कहाँ खोजा गया? पल्लावरम में। लेकिन ये जो उपकरण खोजा गया ये था तो सबसे पहला, लेकिन सबसे पुराना नहीं था। बात समझना, एक होता है सबसे पहला और एक हुआ सबसे पुराना। सबसे पहला उपकरण जो खोजा गया वो कहाँ खोजा गया? पल्लावरम में। और एक और उपकरण मिला था बोरीवली। कहाँ से? ये पड़ता महाराष्ट्र में। तो सबसे पहला उपकरण खोजा गया पल्लावरम में, लेकिन जो बोरीवली से मिला था वो खोजा तो इसके बाद गया है, लेकिन है कैसा? सबसे इससे भी पुराना ये वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला कहाँ खोजा गया? पल्लावरम में। और सबसे पुराना कहाँ खोजा गया? बोरीवली में। लाइट चली गई क्या? देखिए लाइट्स जाने से अगर आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा हो तो मैनेज कर लीजिएगा। तो सबसे पुराना उपकरण कहाँ से मिला है? बोरीवली से। और सबसे पहला उपकरण कहाँ से मिला? पल्लावरम से। किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। कहाँ खोजा? तमिलनाडु में। किसके सदस्य थे? पुरातत्व विभाग के सदस्य थे। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। वर्तमान में जो पुरातत्व विभाग है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? संस्कृत मंत्रालय के। अब देखिए जो बोरीवली से सबसे पुराना उपकरण खोजा गया था वो लगभग 15 लाख वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 15 लाख वर्ष पुराना है। आगे बात करें तो एक व्यक्ति हैं एक जगह पड़ती है कोपेनहेगन। एक जगह पड़ती है कोपेनहेगन और यहाँ पर है एक म्यूजियम। क्या है? यहाँ पर है एक म्यूजियम और इस म्यूजियम में प्रागैतिहासिक काल के कुछ साक्ष्य रखे हुए हैं, ठीक है। कोपेनहेगन एक जगह है, वहाँ पर एक म्यूजियम है और उस म्यूजियम में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो खोजें मिली हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। वही उन्हीं साक्ष्यों को आधार बनाकर एक व्यक्ति थे थॉमसन। एक व्यक्ति थे थॉमसन। थॉमसन ने क्या किया
कि इन्हीं खोजों के आधार पर जो साक्ष्य रखे थे, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग थे? एक भाग था हमारा पाषाण युग, एक हमारा है कांस्य युग, और एक है हमारा लौह युग। उन्होंने क्या किया कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण युग जो हम आज पढ़ेंगे, इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक हो गया पूरा पाषाण काल, एक हो गया मध्य पाषाण काल, और एक हो गया नवपाषाण काल। कोपेनहेगन में रखी वस्तुओं के आधार पर जे थॉमसन ने क्या किया कि 3 भागों में बांट दिया, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण युग भी 3 भागों में विभक्त होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। वहीं अगर पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये भी 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण उच्च पूरा पाषाण। इसे पूर्व या निम्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व या निम्न। एक पॉइंट यहाँ पर रखिएगा कि ये जो मध्य पाषाण काल है इसको फलक भी बोलते हैं, फलक संस्कृति। ठीक है, पूछा जाता है कि कौन सा काल फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो मध्य पूरा पाषाण काल। अगर मध्य पूरा पाषाण काल ऑप्शन में नहीं है तो मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल भी ऑप्शन में नहीं है तो पाषाण युग। इसको जाना जाता है फलक संस्कृति के नाम से। तो आज हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा पाषाण काल के समय की अगर हम बात करें तो ये है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ईसा मसीह के जन्म के 25 लाख साल पहले से लेकर ये शुरू हुआ पूरा पाषाण काल, और उनके जन्म के 10,000 वर्ष पहले ये समाप्त हो गया। पूरा पाषाण काल का समय टाइम पीरियड याद रखिए 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ के जो लोग थे वो थे आखेटक। आखेटक बोलते शिकारी को। किसको बोलते हैं? शिकारी को। आखेटक के साथ साथ ये जो थे खाद्य संग्राहक भी थे, और खाद्य संग्राहक के साथ इन्हें आग का भी ज्ञान था। देखो, कहते हैं आग की खोज जो हुई वो नवपाषाण काल में हुई। आग की खोज नवपाषाण काल में नहीं हुई थी, आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। लेकिन आग का जो उपयोग इन्होंने सीखा वो सीखा नवपाषाण काल में। आग का ज्ञान तो था, किंतु आग के उपयोग का ज्ञान इन्हें कब हुआ? नवपाषाण काल में। तो अगर पूछे कि आग का ज्ञान या आग की खोज कब हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। लेकिन आग के उपयोग का ज्ञान कब हुआ? नवपाषाण काल। अच्छा, इसके साथ साथ ये आखेटक भी थे, क्योंकि उस समय खेतीबाड़ी तो करते नहीं थे, ना ही पशुपालन था, तो ये शिकारी ही थे। और शिकारी ही थे तो रोज रोज शिकार थोड़ी ना करेंगे, अपना खाना जो था, जो खाद्य भोजन होता है उसको संग्रहित कर लेते थे जहाँ ये रहते थे। तो आखेटक भी थे, खाद्य संग्राहक भी थे, और इनको आग का ज्ञान भी था, किंतु आग के उपयोग का ज्ञान इनको नहीं था। अब आगे बात करें कि अगर ये शिकारी थे तो ये किस चीज से शिकार करते थे? तो ये अपने औजार बनाते थे पत्थरों से।
किससे बनाते थे? पत्थरों से। औजार की अगर हम बात करें तो ये औजार बनाते थे पत्थरों के, यानी कि पाषाण के, और पाषाण के पत्थर बनते थे, इसीलिए इसको बोलते हैं पाषाण युग। अच्छा, वो कौन सा पत्थर होता था जिससे ये बनाते थे? तो उसको बोलते थे स्फटिक। क्या बोलते थे? स्फटिक। और इसी को बोलते हैं क्वार्टजाइट। आपने भूगोल में पढ़ा होगा क्वार्टजाइट। और सल्क के होते थे, सल्क हो गया, और हो गया हमारा ब्लेड। इन पत्थरों की ये औजार जो है बनाते थे। अच्छा, इन पत्थरों के औजार तो हमने पढ़ ली कि स्फटिक या क्वार्टजाइट के औजार होते थे, और सल्क और ब्लेड के औजार होते थे। ये पत्थरों के नाम हैं जिनसे वो औजार बनाते थे। एक क्वार्टजाइट पत्थर होता है, एक स्फटिक पत्थर होता है, एक सल्क पत्थर होता है, ब्लेड पत्थर। लाइटा के इनसे ये क्या करते थे? ये औजार बनाते थे। अच्छा, अगर ये औजार बनाते थे तो इनके औजारों का प्रकार कैसा था? कौन कौन से औजार बनाते थे? तो ये बनाते थे हैंडक्स उपकरण और चापर चापिंग टेबल उपकरण। हैंडक्स उपकरण उनको बोलते हैं जो हाथ से चलाए जा सकते हैं, जैसे कुल्हाड़ी, गड़ासा, ये हमारे हो गए हैंडक्स उपकरण। चापर चापिंग क्या हो गया? जो खुल और बंद जाते हैं उनको बोलते हैं चापर चापिंग उपकरण। तो दो तरीके के औजार होते थे, हैंडक्स उपकरण और चापर चापिंग पेबल उपकरण। अच्छा, इन औजारों की हमें प्राप्ति कहाँ से हुई है? जो औजार हमको मिले हैं वो किन किन स्थानों से मिले हैं? तो पहले हमको मिले मद्रास से, और मद्रास में एक संस्कृति होती थी, मद्रास संस्कृति। मद्रास संस्कृति, यहाँ से हमको ये औजार मिले हैं। दूसरा, ये हमको औजार मिले हैं सोहन नदी घाटी, ये है पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से भी हमको ये औजार प्राप्त हुए हैं। और तीसरा, हमको सोहन नदी घाटी जो मिले वो चापर चापिंग वाले थे, ठीक है, चापर चापिंग वाले। और तीसरा हमको प्राप्त हुए हैं बेलन नदी घाटी, ये पड़ता है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, औजारों की जो प्राप्ति हुई मद्रास से हुई, पाकिस्तान से हुई, और मिर्ज़ापुर यूपी से हुई। मिर्ज़ापुर यूपी में कहाँ? बेलन नदी घाटी से। पाकिस्तान में कहाँ? सोहन नदी घाटी से। और मद्रास में कहाँ? मद्रास संस्कृति से। यहाँ से इन औजारों की हमको हुई है प्राप्ति। अब बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के जो अन्य स्थल थे हमारे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अतिरपक्कम। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पहला उपकरण कहाँ खोजा था? याद कीजिए, पल्लावरम, तमिलनाडु में, 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फूट के एक थे मित्र जिनका नाम था जॉन। क्या था? जॉन। रॉबर्ट ब्रूस फूट तमिलनाडु में, तो जॉन उनके मित्र वो भी तमिलनाडु में थे। तो तमिलनाडु में एक जगह है अतिरपक्कम। पल्लावरम में कौन था? रॉबर्ट ब्रूस फूट। और अतिरपक्कम में जॉन। वहाँ उन्होंने पहला उपकरण खोजा, उनके बाद दूसरा उपकरण खोजा जॉन ने। और कहाँ खोजा? जॉन ने खोजा। और कहाँ खोजा? अतिरपक्कम में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये जो औजार मिला ये भी हमारा कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित था। दूसरे स्थल की बात करें हम तो एक जगह है हथनौरा। एक जगह पड़ती है हथनौरा, और ये है नर्मदा नदी घाटी के पास। कहाँ पर? नर्मदा नदी घाटी के पास। हथनौरा से हमको क्या मिला? हथनौरा से एक मानव कंकाल या मानव खोपड़ी मिली है। हथनौरा से हमें मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है नर्मदा नदी घाटी से। प्रश्न किस तरीके से बनता है कि मानव, सर्वप्रथम मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से? हथनौरा से। और हथनौरा में कहाँ? नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? एमपी में। ठीक है, पहला अतिरपक्कम हो गया, दूसरा हो गया हथनौरा। तीसरा अगर हम बात करें
तो हमें मिली है भीमबेटका की गुफाएं। क्या मिली हैं? भीमबेटका की गुफाएं। ठीक, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उन पर चित्रकारी मिली है। क्या मिली है? चित्रकारी मिली। और वो चित्रकारी किस समय की है? पुरापाषाण काल की। अच्छा, वो चित्रकारी जो यहाँ से मिली है वो हमें तीनों कालों से संबंधित है। यही है भीमबेटका की गुफाओं की खासियत कि पुरापाषाण काल में भी यहाँ पर चित्रकारी होती थी, आगे मध्य पाषाण काल आएगा वहाँ भी चित्रकारी होगी, और नव पाषाण काल आएगा वहाँ भी चित्रकारी होगी। ये भीमबेटका की गुफाएं जो हैं यहाँ पर हमें तीनों कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है, और इसी वजह से ये यूनेस्को में भी शामिल हैं। किसमें शामिल हैं? यूनेस्को में, विश्व विरासत स्थल के रूप में। चौथा अगर हम बात करें बेलन नदी घाटी, जो भी पीछे बताया था मिर्ज़ापुर में, यूपी में, यहाँ समय हमें एक अस्थि निर्मित प्रतिमा मिली। अस्थि मतलब जानते हो? हड्डी, हड्डियों से निर्मित एक मातृदेवी की प्रतिमा हमको मिली है। कहाँ से? बेलन नदी घाटी, मिर्ज़ापुर से। और इसके साथ साथ जो बेलन नदी घाटी से जो औजार मिले थे वो भी तीनों कालों के मिले हैं। जैसे भीमबेटका की गुफाएं जो थी वहाँ पर तीनों कालों तक चित्रकारी होती रही, इसीलिए जो तुम्हारा बेलन नदी घाटी मिर्ज़ापुर है, यहाँ हमें पुरापाषाण काल के भी औजार मिले, नव पाषाण काल के भी औजार मिले, और मध्य पाषाण काल के भी हमको औजार यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये कुछ हमारे स्थल थे पुरापाषाण काल से संबंधित। इसका जो लिंक, जो आपको इसके नोट्स मिलेंगे, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे संबंधित आप कोई भी प्रश्न उठा लिए किसी भी एग्जाम से, UPSC हो, UPPSC हो, IAS हो, PCS हो, बिहार PCS हो, छत्तीसगढ़ PCS हो, CGPSC हो, कोई भी हो, किसी भी एग्जाम के प्रश्न आप सॉल्व करने बैठ जाए, UPSI हो, SSC GD हो, UP कांस्टेबल हो, कहीं से भी आप इसको पढ़ करके 100% मैं कह रहा हूँ कि आप जो है 100% जो है अपना दे पाएंगे। तो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, आप बस समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाले वीडियो के लिए। इसका जो लिंक है PDF का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।